माँ बनने का एहसास होता है बहुत ही खास, और इस एहसास को बखूबी समझती है दुआ नर्सिंग होम की डॉक्टर हुमैरा शेख। डॉक्टर हुमैरा शेख ने पिछले 10 सालों में कई हजार नॉर्मल डिलीवरियां कराई है। ये खासियत है दुआ नर्सिंग होम की कि एथिकल प्रैक्टिस, 24/7 मदर एंड चाइल्ड केयर, साथ ही यहाँ आपको मिलेगा ICU फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरीज, और वो भी सब रिजनेबल प्राइस पर। ओनली एट दुआ नर्सिंग होम एट अबूजी आर्केड, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं तमाम लोगों को ये इत्तला करना चाहूँगा कि कुरैश नगर मस्जिद जो है वो सन 2011 से हम मोहल्ले वाले के जो लोग हैं वो संभालते आए हैं। 2014 में मस्जिद के मामलात में हम लोगों को ऑर्डर हुआ। ट्रस्ट में रिजवान निसार अहमद कुरैशी, अवैस सरवर कुरैशी, ज़की अब्दुल लतीफ़, मोमिन खलील अहमद मोमिन अमीन कुरैशी, अजीम मोहम्मद हमीद, शेख मुख्तार, मोमिन शकील, मोमिन आरिफ, मोमिन शरीफ, ये 9 लोगों को वक्फ बोर्ड में सेक्शन 42 के तहत एज आ ट्रस्टी कंसीडर किया गया और ऑर्डर पास किया गया। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक पॉइंट है, ये मेरे ट्रस्ट का पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हो कि ये ट्रस्ट का पेपर है और ट्रस्ट का ये ऑर्डर है कि भाई ये 9 लोग जो है ये मस्जिद के ट्रस्टी है, कुरैश नगर मस्जिद, जिसे बांधन मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है लीगली। ठीक है, ये लीगली ट्रस्ट है। ये मामलात 2009 से मुसलसल हम लोग लड़ रहे हैं निज़ाम को सुधारने के लिए और अच्छे वक्त के साथ बदलाव लाने के लिए। अब ये मामलात में जब हम शुरू किए तो इसमें जो मस्जिद की चाल है, जिसका घर नंबर 16 और 17 है, ये मस्जिद की चाल में पूरे एहलियान मोहल्ला कुरैश नगर और एतराफ़ के मोहल्ले वाले तमाम जिम्मेदारान और लोगों ने कई मरतबा वो मस्जिद के चाली वालों से मीटिंग ली, मगर उन लोगों ने हर फैसले को नाकार दिया, डिनाई कर दिया। जिसमें कई मरतबा ये हुआ कि भाई हम हॉल की बिल्डिंग में जो रहने वाले हैं उनको उसके एवज़ में 8 के बदले 8 खोली दी जाएगी। उसमें पहले एक खोली और थी, वो खोली बाद में मस्जिद के पोजीशन में आई। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट के थ्रू उन्होंने काजी साहब ने हमें वापस दिया, मस्जिद को हैंडओवर किया। 7 खोली बची। 7 खोली 2014 से मुसलसल केस और फाइट में रही है, जिसके अगेंस्ट में पहले इन्होंने सेक्शन ऑफ 8D रेंट एक्ट में चले गए सेफर साइड के लिए कि भाई इनको छोड़ना ना पड़े पोजीशन। वो पहले चाली आप देखेंगे तो 100 बाय 100 की एक चाली थी, मगर उसके आगे के इससे पहले वहाँ पे ना पर्दे बंधे जाते थे, प्लास्टिक के जैसे पर्दे होते। तो हम लोगों ने इजाज़त दी कि ठीक है, जब तक आप लोग रह रहे उसको बना के आप लोग रह लो। तो वो दरवाज़ा बाहर आ गया। फिर उसके बाद वो बैठक हुई सारे लोगों के साथ में कि भाई ये चीज़ जो है ये मस्जिद को में शामिल करके, मस्जिद में नमाज जनाजा की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। हम लोगों को नमाज जनाजा मोहल्ले वालों को पढ़ना पड़ता है चांदारा में जाकर, आज भी वहाँ नमाज नहीं पढ़ती। तो वहाँ पे ये हुआ कि भाई मोहल्ले के आबादी बढ़ रही है तो हमको नमाज जनाजे का एहतमाम करना है और मस्जिद की चीज़ मस्जिद में शुमार की जाए। तो इनको वो जगह से हटा के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र दिया जाए, तो 0 कॉस्ट पे वो खोली बनाई गई। इन्होंने डिनाई किया। फिर लोगों ने बैठे, काफ़ी सारे बिल्डर्स आए, बिल्डरों ने उनसे बात करी कि आप क्या चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। वो डिनाई हुआ। फिर नगर सेवक जो हमारे थे वो लोगों ने मेहनत की, वो डिनाई हुआ। कुछ और बाहर के जिम्मेदार आए, वो डिनाई हुआ। फिर हमने ऑफर किया कि भाई एक एक आदमी को 5-5 लाख रुपया कैश, हार्ड कैश देते और वो पैसा हम बाहर से कलेक्शन करेंगे और मस्जिद के अकाउंट से नहीं होगा, वो भी डिनाई हो गया। फिर ये बात आई कि भाई फ्लैट के बदले फ्लैट दो। तो जब फ्लैट दिखाना शुरू करे तो उनकी डिमांड थी विद रेरा सर्टिफिकेट चाहिए, 8 ईयर की एजिंग चाहिए, रजिस्ट्री मस्जिद करके देगी। अब ये सारा मामला शरई एतबार से एक शरई गिरफ्त में आ जाते हैं कि जो चीज़ें हम कर सकते थे हम बाहर से करने की कोशिश की, मगर जब मस्जिद के अकाउंट पे या बैलेंस पे बात है तो शरई गिरफ्त में आ गई। रीज़न ये था कि ये जो कब्जा था ये ना कोई आपका पगड़ी सिस्टम पे था और ना कोई एग्रीमेंट पे था। ये जैसा कि आप सुने होंगे कि मैं न्यूज़ में सुना कि भाई 1 रुपये किराए पे रह रहे, तो आप समझो गुर्बत का टाइम, वक्त की तकलीफ, हालात को देखते हुए वो तय किया गया कि भाई इनको रहने दो। मस्जिद ने या मस्जिद के उस वक्त के जिम्मेदारों ने इनको सपोर्ट किया। अब इसका मतलब नहीं है कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी को मैं ओनर बन जाऊं और मैं ओनर बन के उसके अगेंस्ट में डिमांड करूं। फिर लास्ट में ये आया कि भाई आप लोग एक काम करो, 17 लाख रुपये एक एक आदमी को प्रोवाइड करो, जिसकी डिटेलिंग हम लोगों ने वक्फ में भी दाखिल की थी कि लोगों ने इतना डिमांड किया, हम नहीं कर सकते, इसको केस लड़ा जाएगा। फिर कई लोगों ने मिलकर मीटिंग की, उसमें यह बात आई कि भाई एक काम करते, आप लोग केस लड़ो, केस का जो कोर्ट का फैसला आएगा हम वो मंजूर करेंगे। तो ये डिस्कशन में हमेशा
कोई ना कोई आदमी इन्वॉल्व रहे, चाहे वो रिजवान भाई रहे, चाहे वो अजीम भाई रहे, चाहे वो जकी भाई रहे, चाहे वो शकील चाचा रहे। ये लोगों ने हमेशा अपनी तरफ से हर एक इंडिविजुअल के साथ में बातचीत की ताकि वो मामला बना रहे और नुकसान ना हो। मगर खुलासा तब हुआ जब ये पता चला कि भाई इनके पास अल्टरनेट एकोमोडेशन अवेलेबल है। पहला वाला जो बंदा है दिलावर खान, उनका G+2 विजडम स्कूल के पास अवेलेबल है। सिराज अली बनारसी, उनके पास अच्छा हैवी फ्लैट अवेलेबल है। एक मुख्तार मोमिन करके, उनका आप देखोगे मस्जिद के सामने ही पप्पू कैटर्स करके दिया हुआ है, वो G+1 में रह रहे। अब एक ने गोडाउन बना लिया, एक ताला मार के मिल्लत नगर में रहने लगा। अब एक जो था मतलब वो कमरुन निसा करके जो लेडीज थी, उनके फैमिली वाले हैं कि इलाहाबाद में इनकी प्रॉपर्टी है, इनको हम बोल रहे ले जाने, इनका महका है, इनका कुछ नहीं है, मगर कुछ वजूहात से किसी के दबाव में आके वो छोड़ना नहीं चाहते। अब ये जो पूरी चैन बनी, अब ये चैन बनी कि भाई ये पूरे जो है ये सब फाइट करेंगे और इनका मंशा ये है कि हम मस्जिद बनने नहीं देंगे। अब जब कोर्ट का जब डिसीजन शुरू हुआ, तो जब हम कोर्ट अपीयर हुए तो 2022 में वक्फ ने इनको इल्लीगल एंक्रोचर डिक्लेयर किया। जब इल्लीगल एंक्रोचर डिक्लेयर किया तो इनको 42 डेज का टाइमलाइन दिया गया इन 2022। जैसे कि मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि भाई हमको वक्त ही नहीं मिला, बताया ही नहीं गया। और ये मुसलसल, आपको मैं डिटेल्स दिखाता हूँ, मुसलसल ये लोगों को फाइट करते रहे, टाइम देते गए। अब आपको मैं इनका ये दिखाता हूँ, कोई माइकल करके इंजीनियर इनके थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट सबमिट की थी वहां पर। 2014 की, ये आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर ऑडिट उन्होंने सबमिट की थी उनके इंजीनियर के थ्रू, जिसके अगेंस्ट में मस्जिद ट्रस्ट ने भी उसका ऑडिट स्ट्रक्चर रिपोर्ट दिया हुआ था, क्योंकि महानगर ने स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट मांगी थी। अब सेकंड सिनेरियो ये हुआ कि इनका ये बोलना कि हमको टाइम नहीं दिया गया, हमारे साथ गलत हुआ। अब उनका जब पार्ट आया तो फिर इन्होंने माइकल के थ्रू इन ईयर द 21 में 22 सॉरी इन द ईयर ऑफ 22 अगेन इन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑडिट सबमिट की। ये उनकी रिपोर्ट सबमिट की हुई है। जैसे बोल रहे ना, हमें वक्त नहीं मिला, 7 दिन का टाइम दिया, 24 घंटे का टाइम दिया, ये सारी चीज़ें गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये उनकी सबमिट की हुई रिपोर्ट है। इसके एप्लीकेशन का नाम भी मैं आपको बता दूं कि सबमिशन का नाम किसका है जिसने आपको स्टेटमेंट दिया है। ये देखिए, ये सारे वही लोग हैं, उनके ही फोटो मिलेंगे, ठीक है, उनके घर में खड़े रह के फोटोज हैं इनके। दिलावर खान है, मुख्तार तैयब है, सिराज अली है। अब ये लोगों ने ही ये स्ट्रक्चर ऑडिट सबमिट की है और ये बोलते हैं हमें वक्त नहीं मिला। अब जो लीगल प्रोसीडिंग था बीएमसी के थ्रू, क्योंकि बीएमसी ने जो डिमांड उनसे किया वो डिमांड हमसे भी किया, हम लोगों ने भी वो सारी रिपोर्ट्स और इंजीनियर के थ्रू फाइलिंग की। टेक कमेटी ने दोनों चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हुए, ये स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट हमने सबमिट की थी, टेक कमेटी ने दोनों ऑडिट को सबमिट कंसीडर करते हुए उन्होंने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया कि ये C1 कैटेगरी का स्ट्रक्चर है, इसको डेमोलिश करना है, जिसकी नोटिस मुझे 20 अप्रैल को 2026 को मिली। मुझे फ़ोन आया कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये डिलेपिलेटेड कंडीशन में, ये डेमोलिश होगा। ये ट्रस्ट को फिर ये नोटिस आई। फिर ये हुआ कि भाई 24 तारीख को एक नोटिस अगेन आई कि भाई आपको ये जो नोटिस आई है, आपको 24 घंटे में मकान खाली करना है, क्योंकि ये C1 कैटेगरी का स्ट्रक्चर है। अब ये हुआ कि भाई ये सारी चीज़ें हुई है बीएमसी के रूल्स और उसके लॉ प्रोसेस के अगेंस्ट में। इसमें ना किसी का कुछ पॉइंट था, ना किसी का कुछ था। काफ़ी सारे अधिकारी आए, वर्किंग किए, मगर किसी न किसी ये लोगों ने जो दबाव बनाया हुआ था, वो दबाव के कारण वो काम नहीं हो पाया। मगर अभी जेन्युइनिटी के साथ प्योरली जो काम हुआ है वो उन्होंने कंसिडर करके, क्योंकि 2014 से ये सिलसिले लोग प्ले कर रहे हैं, टाइम बाइंग का काम चालू है। 2026 में आने के बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और उसको आज 25 तारीख को उसको अमल में लाया गया और उसको डेमोलिश किया गया। सेकेंडरी ये पॉइंट था कि वक्फ बोर्ड का जो एक सेपरेट प्रोसीजर चल रहा था, तो उसमें जब मेरा पहला ऑर्डर 22 में हुआ था, तो उसमें आप जब ऑर्डर रीड आउट करेंगे, ये ऑर्डर था वक्फ बोर्ड का, जिसमें 7 टेनेंट जो लोग अपने आप को लगाते कि हम टेनेंट हैं, इनको इलीगल एंक्रोचर्स बताया गया और इलीगल ऑक्यूपेंट डिक्लेयर किया गया कि आपको 42 दिन में मकान, मस्जिद की प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को खाली करना है। इन्होंने नहीं किया। फिर वक्फ बोर्ड के जो CEO थे जुनेद साहब ने अपीयर किया ट्राइब्यूनल को।
ट्राइब्यूनल के अंदर 2023 में ये ऑर्डर एप्लीकेशन सबमिट हुआ। 2025 31/7/2025 को ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया कि अंडर सेक्शन 3EE के अगेंस्ट में दे आर द इलीगल एंक्रोचर्स और ये प्रॉपर्टी को आपको वैकेट करना है। ड्यूरिंग द हियरिंग जस्टिस साहब ने एक चीज सेंटेंस वो की थी कि इन्होंने जो कम्युनिकेशन किया था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे आप न्यूज़ में भी सुन रहे थे, वहां पे भी उन्होंने ये प्रेजेंट किया, ये हमको वक्फ हुई है, ये हमारे लिए वक्फ हुई है। तो स्टेटमेंट ये था कि पहले ये समझो कि वक्फ होता क्या है और वक्फ किसके लिए होता है। अल्लाह की मिल्कियत है, उसको आप अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी ना समझें। अब जब ये ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर जब हुआ तो ये ऑर्डर आप देखोगे सेक्शन 3EE का सेक्शन आप देख लो, इसमें क्लियरली ये डिक्लेयर्ड है कि जो आदमी टेनेंट नहीं है, मुतवल्ली या उन्होंने उनको टर्मिनेट किया है, वो इलीगल ऑक्यूपेंट और इलीगल एंक्रोचर्स है, उनका कोई राइट नहीं है मस्जिद की वक्फ प्रॉपर्टी पे। थर्डली, जब ये एग्जीक्यूशन हुआ वक्फ के साथ में, ट्राइब्यूनल के साथ में, तो वक्फ ने 23 जनवरी 2026 में कलेक्टर सर को और तहसीलदार सर को एक लेटर इशू किया, एग्जीक्यूट किया। वो अपनी पावर को यूटिलाइज करके वक्फ प्रॉपर्टी को इवेक्ट करे, इवेक्शन का प्रोसीजर एग्जीक्यूट करे और ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को हैंडओवर करे, जो कसाईवाड़ा ट्रस्ट की टीम अवेलेबल है। अब ये सारी चीज प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे ऑर्डर्स कॉपी है, पूरी डिटेल्स में। इसमें कोई भी बायर्स नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं है कि भाई ये चीज़ ऐसी चल रही है। अब ये सारे प्रोग्रामिंग में आपको मैंने सारी चीज़ें ये शो करने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि जो एलिगेशन लगाया जा रहा है ये एक तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब इसमें आप देखोगे तो इसका असेसमेंट, ये प्रॉपर्टी जैसे बताया गया ये कसाईवाड़े के नाम पे नहीं है। तो आप ये देखिए, जो अप्लीकेंट होता है, हमेशा जो भी अप्लीकेंट होता है, जैसे रिजवान भाई कई जगह अभी मस्जिद में पिछले 15 साल से एप्लीकेशन था, तो टाइटल के साथ में रिजवान भाई का नाम अटैच होता है। तो उस वक्त जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो अकबर साहब के नाम से हुआ था, वो टाइम के वो ट्रस्टी मेंबर्स में थे। अब वो मेंबर जो कंटिन्यू चला था कसाईवाड़ा बांधन मस्जिद ट्रस्ट, और वो अकबर कुआरी, क्योंकि वो टाइम में ट्रस्ट में थे। अब पेपर वर्क वो करते थे। आज की पोजीशन पे जब मैं पेपर वर्क कर रहा हूँ तो हर पेपर पे आपको, हर ऑर्डर पे मेरा नाम मिलेगा। जैसे आप कोई भी ऑर्डर चेक करोगे ना तो वो ऑर्डर पे मेरा नाम मिलेगा आपको कि ये जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी का नाम अप्लीकेंट में आता है। ये देखो, इसमें मेरा नाम है फर्स्ट पे। क्यों? क्योंकि अर्जीदार मैं हूँ। ट्रस्ट के बिहाफ में, ट्रस्ट के केयर ऑफ में, हर जगह हर ऑर्डर में आपको मेरा नाम मिलेगा। ये देखिए, अवैध सर्वर कुरैशी। अब ये सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसके लिए की जा रही है कि वक्फ मिल्कियत को बचाया जा सके, क्योंकि हम लोग उस कुरैश नगर मस्जिद ट्रस्ट के जिम्मेदार हैं। हम किसी के साथ कोई भी गलत गैर शरई काम करना पसंद नहीं करते, ना ही किसी को नुकसान देना पसंद करते, मगर नाहक वक्फ प्रॉपर्टी पे किसी को कब्जा करके रहने भी नहीं दे सकते। ये हमारी अहम जिम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए वक्फ मिल्कियत की हिफाजत करें, ना कि उस पर कब्जा करके ये बना ले कि भाई सिंपैथी हासिल करके मैं उस चीज़ को कंट्रोल में रखूँ। ना वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनने वाली है, ना वहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है। वो प्रॉपर्टी मस्जिद में शुमार इसके लिए की जा रही है कि जुमा का दिन और ईदैन के दिन रोड पे गटर और नाले पे नमाज पढ़ना पड़ता है। आज पिछले कई सालों से मस्जिद का स्ट्रक्चर अधूरा है। आप देख लो, मस्जिद के इतने नुकसानात हुए, उसमें इतने नुकसानात हुए कि आप 2014 अगर वो कंस्ट्रक्शन होता तो क्या कॉस्ट आता, और 2026 में करूंगा तो क्या कॉस्ट आएगा। ये नुकसानात पे कंसिडर नहीं कर रहे। आज आदमी बोल रहे, सिंपैथी ले रहे, हम रोड पे जाएंगे। अरे तुम्हारे पास अल्टरनेट होम है। मैंने एक तो ये स्टेटमेंट, जो फर्स्ट एक घर था, मैंने ये भी सुना उसने 33 लाख रुपए में सामने वाले जगह का सौदा कर रहे हैं। डिनाई हो गया। 33 लाख रुपए जो आदमी दे सकते हैं, 15 लाख रुपए हाईवे दे के आदमी G+1 बना सकता है। मकानात को भाड़े पे दे के यहाँ कब्जा करके गोडाउन बना के रखे, और फिर सिंपैथी दिखा रहे कि ट्रस्ट वाले गैर कानूनी काम कर रहे हैं, डरमी कर रहे। सारी बातें झूठ है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना फर्ज अदा किया, BMC ने उनको अप्रोच किया, BMC ने फैसला अपने जेन्युइनिटी पे किया, क्योंकि उनके पास जो दस्तावेज थे उसको चेक किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसके अगेंस्ट में C1 डिक्लेयर किया। ये सारा जो प्रोग्राम हुआ है ये पूरा लॉयल्टी के ग्राउंड पे हुआ है। ये जैसे इल्जाम आ रहे हैं कि ब्राइब लिया हुआ है, पैसा दिया गया है, पैसा दिया गया, हरामखोरी का काम एक गलत आदमी कर सकता है। हम 14 साल इसके लिए लग गया क्योंकि हम हक की लड़ाई लड़ रहे। अगर ये सब चीज़ करना होता तो पहले 2 साल में ले आते।
तो हम लोग गलत चीज़ों को पसंद भी नहीं करते और गलत काम करना न करने देंगे ना करना चाहते। और ये सारे मामलात इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि सुबह तक ये था कि भाई हम लोग फिर से दबाव बना लेंगे, बड़े बड़े सब लोगों को फ़ोन करवा देंगे। जैसे मुझे 2-3 धमकी के फ़ोन आए, बहुत सारी बातें आई। मैंने सिर्फ इतना बोला कि पहले ये समझो कि आप बात किससे कर रहे हो। तो जैसे ही वो पता चला तो उसने माफ़ी तलाफ़ी की, भाई गलती हुई, पता नहीं था कि ये नाम आपका है या आपके मस्जिद के मामलात है। और इसमें सबसे बड़ी बात, कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिम्मेदार थे, ढके छुपे अंदाज में, भाई देखो अगर ये टूटा तो बहुत सी आफतें आएंगी, कहीं मस्जिदों पे नुकसानात ना आ जाए, नुकसान देने की भी मस्जिद ना टूट जाए, आप ये देखो ये तकियात तक ना गुजर जाए। जिम्मेदार शख्स, मैं नाम नहीं बोलूंगा मगर जिम्मेदार शख्स, जब ये सब मामला आए तो मैं बोला भाई सबसे पहले तो आपको उसको अपोज करना चाहिए जिसके फेवर में आप बात कर रहे हैं। जो इंसान इतनी बड़ी बात बोल सकता है तो उसको मुसलमान आप कैसे क्या वो करोगे कि वो मुसलमान कैसे है? ठीक है, अब सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में मेरे पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंट है। आप 7/12 देखो चाहे असेसमेंट देखो, ये सारे असेसमेंट भी जो है घर नंबर 16 के कसाईवाड़ा मस्जिद चे घर जो बोला गया ना, ये घर मस्जिद का नहीं, असेसमेंट पे मेंशन है, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। ये घर पट्टी मस्जिद भरती है, घर पट्टी बांधन मस्जिद की मिल्कियत। हाँ, जिसने वक्फ किया, एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ हुई तो वो अल्लाह की मिल्कियत है, उसकी हिफाजत कौम मुस्लिम की है। आज मुस्लिम माशरे की हालत ये हो गई है, भिवंडी की हालत अगर मैं देखूं, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोलूंगा, ये जो 4 ऑर्डर है ये भिवंडी के तारीखी ऑर्डर है। आज तक ये ऑर्डर नहीं हो पाया, रीजन ये कि इतनी लंबी लड़ाई कोई नहीं लड़ता। 14-12 साल लड़ने के बाद ये ऑर्डर हाथ में आए हैं। 12 साल में मैं समझता हूँ हर चीज की कुर्बानी हमने दी है, वक्त की, नौकरी की, घर बार की, पैसों की, और अल्लाह गवाह है इस बात का कि हमने आज तक 1 रुपया हराम है जो मस्जिद के मामलात में इस्तेमाल किया। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, हम ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जो काम सही है वही करते हैं, जो नहीं है उसे छोड़ देते हैं, और कोई गलत कर रहा है तो उसको बोलने की ताकत रखते हैं। तो ये सारे मामलात इस चीज़ के हैं। आज का जो प्रोग्राम हुआ, मैं उन सभी लोगों को इस बात के बारे में वो कहूँगा कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और अपने हक की लड़ाई लड़ो, भले से फैसला देर से, मगर ईमानदारी से अल्लाह उसके रसूल को मानते हुए सारे काम करो। जो इल्ज़ामात लगे मैं इसका बदला बरोज़ मैशर ज़रूर इसको वो करूँगा, क्योंकि ये मैं चीज़ को काबिल नहीं करूँगा कि जो मेरे पर इल्ज़ामात लगाए गए। आप जिस चीज़ की हकीकत नहीं जानते आप इल्ज़ामात ना लो, ना मेरी आइडेंटिटी जानते हो, ना मेरी नौकरी जानते हो। जैसे किसी की मैंने स्टेटमेंट सुना कि बोले वो शब कदर पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है, अब मैं वो चीज़ बताता हूँ आपको, मेरा मोबाइल देना। एज अ रीजनल डायरेक्टर परफॉर्म करता हूँ। पूरे रमज़ान महीने में बहुत मुश्किल से 4 या 5 रोज़ा मैं घर पे खोला, बाकी सारा रोज़ा मैं मेरे घर ऑफिस में खोला। नमाज मैं करिश्मा में पढ़ता था, वहाँ नमाज अदा करके मैं वापस ऑफिस चला जाता था कि मेरे ऑफिस के नियर बाय हो। अब मैं आपको 16 तारीख को शब कदर थी, 16 तारीख को मेरा सारा जो रिकॉर्ड रहता है वो सब पंच इन पंच आउट बेस पे, ठीक है, ऑफिशियली पंच इन बेस पे। 16 तारीख को मैं मेरे वेयर हाउस से आउट टाइम देखो 11:13 पे निकला हूँ। 11:13 पे निकला हूँ। ये मेरा फोटोग्राफ्स है, और ये फोटोग्राफ्स के साथ में मेरा ये एग्जिट टाइमिंग है। ये ऑफिस का फोटो है मेरा, कैप्चर्ड होता है तो ये एग्जिट होता है, फेस आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अब ये पार्ट जो था ये मेरा इन एंड आउट टाइम था, और ये मुसलसल वेयर हाउस का शेड्यूल था। 16 तारीख को मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे ईशा के कबल मैंने मेरे मस्जिद के ग्रुप में मैंने मैसेज डाला, अजीम भाई और रिजवान भाई को मैं बोला ये आप देखिए 16 मार्च का ये डॉक्यूमेंट है, 6:19 पे और 7:59 पे मैंने मैसेज शूट किया कि भाई मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे ऊपर प्रेशर लोड बहुत ज़्यादा है, क्लाइंट मीटिंग लग गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग इसको प्रेजेंट कर दो। पूरा डेटा डिटेल्स के साथ में सिर्फ और सिर्फ कसाईवाड़े में ये प्रेजेंट होता है। ये एक्सपेंसेस की डिटेल्स थी, इसके पूरे शेड्यूल समरीज थी, क्या एक्सपेंसेस है। और रह गई बात ये पॉइंट की कि भाई हम क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, तो आज तक जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने काम किया वो नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम CTC
22,50,000 ऑन रिकॉर्ड क्रेडिट इन माई सैलरी अकाउंट। इतनी बड़े अमाउंट की सैलरी रखने वाला बंदा ये छोटी मोटी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। हमने पूरे ग्रुप ने अपनी मेहनत का आना पाई मस्जिदों में लगाए हैं और लगाते आए हैं। कितने कसाई वाले के बाप ऐसे हैं जिनके बच्चों की फीस मैं भरता हूं उनको पता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का करम है। वो आती है, दादी आती है, माँ आती है, पैसा लेके जाती है, नहीं तो स्लिप दे के जाती है, फीस भर दे। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं। ये बोलने वालों का जो मिजाज है ना, भाई ये कर लिए वो कर लिए। वो 4 लाख वाली भी जो बात किसी ने बोला कि भाई 4 लाख लेके गए, तो वो 4 लाख भी देखो, वो अजीम भाई के पास मैं मस्जिद में ऐलान करके ये पे आउट निकलवाया था। रीज़न ये था कि ईरान के मामला चल रहे थे, किसी ने स्टेटमेंट दिया कि भाई आप लोग पैसा सेफर साइड निकाल के रख लो। जुमा के दिन ऐलान करके ये पैसा निकाला गया। आप मीडिया के माध्यम से आप चाहो तो ये पैकेट को खोल के कैश पूरा गिन सकते हो। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है बीएमसी के नाम पे, डिपार्टमेंट के नाम पे, कि भाई वो पैसा निकाल के इधर किया गया उधर की। कोई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। जो हक फैसला था वो हुआ, जो हक बातें थी वो हुई। अब ये अमाउंट ये ऐसे ही है और मैं इंशाल्लाह इसको मंडे या ट्यूसडे को रीडिपॉजिट करवा दूंगा। आप अगर चाहें तो मैं इसको खुलवा सकता हूँ आपके सामने, मीडिया के सामने, क्योंकि जो काम करते ट्रांसपेरेंटली, और मस्जिद में ऐलान करके बोला गया था कि ये पैसा सेफर साइड निकाला जा रहा है, इस्तेमाल के लिए नहीं, ये मस्जिद की फलाह के लिए किया गया था डिसीजन। अब जो हालात है वो हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। हालात साजगार है। वो पैकेट में खोल के दिखा भी देता हूँ। उजला ब्लेड खोल इसको। अब रह गई, नहीं शो ऑफ कर दे, वो मैटर ही खत्म हो जाएगा। जितना फॉल्स स्टेटमेंट, आप अगर कोई शरई चीज़ नहीं जानते, जैसे कुछ सेंटेंस सुनने में आया कि सब नाजायज़ है, सब नाजायज़ है, सब हरामकारी वाला काम है, ये कर दी वो कर दी, आप पे मुसीबत आई तो आप इतना ज़्यादा बात कर रहे हो, जबकि वो मिल्कियत आपकी ज़ाती नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की मिल्कियत है। क्या मुंह दिखाओगे कल भरोसे मैशर परवरदिगार की बारगाह में कि कितना मकरो फरेब करके तुमने एक मस्जिद के काम को रुकावट डाला। मैं भिवंडी के तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है मेहरबानी करके उसकी हिफाजत करे, और जो लोग उस पर रह रहे खुदा के वास्ते वो प्रॉपर्टी वापस लौटाई जाए। और अगर उसका किराया उस तरीके का नहीं, आप मुस्तहिक हो, आप रहो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आप 30-30, 40-40 लाख का कारोबार कर रहे हो और आप बोल रहे हो मुस्तहिक हो। ये देखो, ये पैसा रकम है, ये रकम एज इट इज़ है, ये नागरिक की चिट्ठी है, ठीक है, ये पैसा एज इट इज़ है, और ये पैसा ऐसे ही ले जाके वापस डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगर किसी को शक शुबा है तो वो बोल सकता है। ये नागरिक की वही स्लिप है जो तारीख पे लिया था, मैं अनाउंसमेंट दिया था, वही तारीख के बाद ये अनाउंसमेंट की रिसीप्ट भी वैसे ही लगी हुई है, प्रीबिन्स भी वैसे ही। अब मामलात ये है कि ये सारी चीज़ें अपने दिफा के लिए, ज़ाती दिफा के लिए लोगों पे ब्लेमिंग करना, अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाना है, और एक ना एक दिन तो मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर शय को मौत का मज़ा चखना है। तो आप ये समझ लो कि जो स्टेटमेंट आज आप सब लोगों ने अपने लिए दिए हो, ये सब मेंबरान मिल के ये चीज़ को अल्लाह की बारगाह में रखेंगे भी, और कल भरोसे में से इसका जवाब लेंगे भी। क्योंकि जिस तरीके से ये काम हुआ है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत गैर तरीके से ये बात की गई है। हमने मुसलसल भाड़े के लिए दूसरे लोगों को भी इत्तला दी है, मस्जिदों से ऐलान हुआ है, और ये भी कहा गया कि आप अगर नहीं देंगे तो आप लोगों के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। मगर हम एक साथ इतना सारा काम नहीं कर सकते, स्टेप वाइज काम कर रहे हैं, ताकि एक काम मुकम्मल हो तो दूसरे काम के लिए काम किया जाए। क्योंकि हमें अपना भी घर बार संभालना है, अपने भी रोज़गार देखना है, और साथ में फलाही काम भी करना है। तो ये सारी चीज़ को बैलेंस करके चलने के लिए हम लोग काम करते आए और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने जिस शख्स से चाहा उस शख्स से खिदमत लेने की तौफीक अता करता है, और हम सब जो मिल के काम करते आए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने रसूल के सदके ये जज्बा हमारी नस्लों में रखे, और हक और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। और सारी चीज़ों से हमें सामने उसने जीवन बनाया है, कोट मांगे लोग उसमें रह रहे। अब ये आप देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी विजडम के पास है, जो पहली खोली थी दिलावर खान वाली, वो खोली नवीद भाई, ये उनके घर की प्रॉपर्टी है। ये भी नीचे गाले भाड़े पे और ऊपर G+2 पे रह रहे। ये प्रॉपर्टी सिराज अली जनाब,
जनाब कई सालों से ताला मार के रह रहे हैं, तो अगर उनके पास घर नहीं है तो फिर ताला मार के कहाँ जा रहे हैं? अब उसके बाजू में कहीं एक घर है, उसको गोडाउन बनाया हुआ है। उसके राइट साइड में आप घर देखे होंगे नवीद का, तो वो भाई मिल्लत नगर में रह रहा है, वहाँ भी ताला था उसके अल अब्बास में। अब उसके बाद में जो बाजू वाला एक जो घर है जो स्टेटमेंट दे रहे थे निसार अहमद, वो भाई जो स्टेटमेंट दे रहे थे, उनको तो मेरे ख्याल से उम्र ज़्यादा हो गई है। उनको चाहिए कि बहुत सोच समझ के किसी बारे में बताए, क्योंकि किसी पे तहमत लगाना जब तक उसमें मुब्तला ना हो जाए मौत नहीं आनी। तो आप पहले बोलने से पहले 1000 मरतबा समझो। मेरे कारखाने में नौकरी किए हुए आदमी हो आप, मेरे यहाँ पगार पे लूम चलाने वाले आदमी हो, तुम्हारे घर की हो, कई मरतबा सपोर्ट मैंने किया हो, और कई मरतबा तुम्हारे घर के बच्चों के भी कपड़ों के पैसे मैंने दिए। तो जो इल्ज़ामात आप किसी पे लगा रहे हो तो बहुत होशो आवाज़ में लगाओ। उम्र का तकाजा है तो परहेज़ करो। मैं इन सब की हिदायत की दुआ करूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि जो ऑर्डर वफ़ ने किया है और जो ये बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी यही रिजल्ट आना है कि वो इलीगल एंक्रोचर्स है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही आना है कि ये इलीगल एंक्रोचर्स है, क्योंकि वफ़ का लॉ और वफ़ का कानून जो है वो सेक्शन फिक्स है, वो मतलब मॉडिफिकेशन नहीं होता है। कहीं और चले जाओगे तो कुछ और ऑर्डर आएगा। जब 3 ऑर्डर आपका हुआ है तब भी आप ताबा नहीं छोड़ रहे हो। जनवरी में ऑर्डर हुआ है, आप जनवरी से ताबा नहीं छोड़ रहे हो, और आज जब आप पे कोई चीज़ आई है तो आप बोल रहे हो कि हमें वक्त नहीं दिया गया, हमें इंसाफ चाहिए। तो फिर मस्जिद जो इंसाफ मांग रही है पिछले 12 साल से, वो किसका दरवाज़ा खटखटाई जा रही है? या वो कौम को क्या मैसेज दे कि भाई हम इतने ऑर्डर लेके आए हैं जो उनके खिलाफ है, उसके बाद भी वो मस्जिद का ताबा नहीं छोड़ रहे हैं, और वफ़ डिक्लेयर कर रहा है कि यू आर द इलीगल एंक्रोचर्स। तो आप ये मैसेज खुद सोचिए समझिए। किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, किसी के साथ कोई गलत नहीं है। अगर यहाँ पे किसी के साथ तकलीफ हो रही है तो वो मस्जिद कुरैश नगर है, जिसका हक उसको नहीं दिया जा रहा है, और मस्जिद को कंटिन्यू तकलीफ में रखा जा रहा है। मस्जिद के मुसल्लियों को तकलीफ में रखा जा रहा है, मस्जिद के बच्चों के मुस्तकबिल को तकलीफ में रखा जा रहा है। मस्जिद में जो नमाज जनाजा का जो हमने थर्ड प्रोसेस लिया हुआ है, आप ये समझिए 2009 में हम चटाई बिछा के रोड पे पड़ा करते थे। आज G+2 स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आज भी हम रोड पे चटाई बिछा के पड़ रहे। आप कई एक फोटोज में आपको दिखा सकता हूँ, पूरे रोड के ऊपर रफीउद्दीन का हिस्सा हो, चाहे वो मस्जिद के जो पोजीशन का एरिया हो, वहां से लेके एंड निकलने तक 70 के घर तक चटाई बिछती है। मतलब इतनी तकलीफ आपकी है, आपका जो रेशो है, ग्रोथ रेशो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मोहल्लों में। और कल के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको अच्छा निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है। मस्जिद के पास और कोई दूसरी आसपास में ऐसी मिल्कियत नहीं है जिसमें मस्जिद को शुमार करके मस्जिद की तोसी की जाए। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वन टाइम तोसीफ होगी, इसके बाद हमें इसके ऊपर का स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। तो मस्जिद की मिल्कियत, मस्जिद के भले के लिए हमने ये स्टेप लिया था ताकि वो मस्जिद में शुमार हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो मस्जिद का जो गेट होगा वो मेहंदी सोप सेंटर के पास से शुरू होगा, और मस्जिद का मुकम्मल काम अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से हम लोग उसको मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँचाएंगे।